हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालना। समांतर चतुर्भुज हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कैसी आकृति होती है। त्रिभुज के बारे में भी हमने पढ़ा कि कैसी आकृति होती है और अगर हमें उनके अलग अलग क्षेत्रफल निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हमारी दोनों आकृतियाँ हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये आकृति किस तरह से बनेगी और उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके भूमिका की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज होते हैं वो कैसी आकृति होते हैं। फिर हम एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आधार एक ही होगा और दूसरी समांतर रेखा होगी, उसके बीच में जो बनने वाली आकृतियाँ हैं वो कैसी कैसी आकृतियाँ इसमें बन सकती है। फिर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज अगर बनेगा तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। आधार है और समांतर रेखा है और उसके बीच में बनने वाली आकृति क्या है, समांतर चतुर्भुज है। फिर उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इसी तरह से एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, यहाँ पे अलग अलग आकृतियाँ बन रही है, ठीक है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है और यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और इन तीनों में ही क्या है, आधार एक है हमारा और उसके जैसा एक समांतर रेखा है। समांतर रेखा और आधार रेखा के बीच में बनने वाली आकृतियाँ, तो इन्हीं का हमें क्षेत्रफल निकालना सीखना है इस अध्याय में, ठीक है बच्चों। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, ठीक है बच्चों। हमने ज्यामिति के उद्भव के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि जो ज्यामिति का उद्भव है वो खेतों की परिसीमाओं को मापने के लिए किया गया, ठीक है। जो खेत होते हैं तो इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि एक किसान है और उस किसान के पास एक खेत है जिसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। तो ये एक किसान है कोई और उसके पास एक खेत है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो इसे मान लेते हैं ABC। और ये किसान, इसके 3 बच्चे हैं और अपने तीनों बच्चों में ये खेत को बांटना चाहता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 3 बराबर भाग में बांटेगा। तो इसने कोई भी एक जो भुजा है उसे आधार रेखा मान लिया है और 3 बराबर भागों में उसे काट दिया है, 1, 2 और 3, इस तरह से उसने काट दिया है। तो क्या उसने अपने तीनों बच्चों को बराबर बराबर भाग दिया खेत का। तो इसे हम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो हम इसके लिए अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और अगर ये तीनों क्षेत्रफल बराबर होंगे तो उसने जो विभाजित किया है अपने खेत को वो बराबर भागों में विभाजित किया है, ठीक है। इसी तरह से तो ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसे हम क्या कहते हैं, तलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, तलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। और जो हम लिख के दिखाते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं AR क्षेत्रफल। तो जैसे इसे मैं मान लेती हूँ ये ABC, D और E, तो ये बराबर कब होगा, जब जो हमारा त्रिभुज ABD है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के और वो बराबर होगा किसके, AEC के क्षेत्रफल के। अगर इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर होगा तो उसने क्या किया है, वो सही बंटवारा उसने किया है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से हमारे पास हमने पढ़ा था सर्वांगसम के बारे में कि आकृतियाँ सर्वांगसम कब होती है और हमने त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा कि सर्वांगसम आकृतियाँ वो होती है जो बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर एक आकृति के ऊपर हम दूसरी आकृति रखें तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्वांगसम राशियाँ होती है या सर्वांगसम आकृतियाँ होती है उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें, सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जैसे कोई भी एक सर्वांगसम आकृति है, मान लेते ये है हमारे पास एक वर्ग और दूसरा भी हमारे पास वर्ग है, तो सर्वांग समता का क्या मतलब है कि बिल्कुल ये
आकृति में भी, देखने में भी और माप में भी बराबर होगी। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2, ये भी 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी कि 4, और इसका भी क्या होगा 4। तो जो क्षेत्रफल होती है वो होती क्या है, वो एक संख्या होती है। जैसे हमने इस आकृति का क्षेत्रफल निकाला तो क्या हुआ 4, और इसकी जो इकाई होती है, जो भी हमारी इसमें इकाई होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम लिखकर उसे इस तरह से भी दिखा देते हैं, AR लिख देते हैं, और इसका मतलब होगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आप कोई भी सर्वांगसम आकृति ले लो, आयत ले लो, वर्ग ले लो, त्रिभुज ले लो, अगर वो सर्वांगसम है तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसका उल्टा इसमें सही नहीं होगा। मतलब अगर हम ये कहने लगे कि अगर बराबर क्षेत्रफल हैं तो वो आकृतियाँ सर्वांगसम होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किंतु बराबर क्षेत्रफल की आकृतियाँ, बराबर क्षेत्रफल की आकृतियाँ सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक हमारे पास वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर है, और एक हमारे पास आयत है ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 12 तिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि जब आप वर्ग को इसके ऊपर रखोगे तो ये स्पेस इसमें खाली बचा रहेगा, या इसको इसके ऊपर रखोगे तो वो एक दूसरे को, ये आकृतियाँ पूरी पूरी नहीं ढकती है, ठीक है। एक छोटी है और एक बड़ी है। तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट सामने आया निकल के कि अगर सर्वांगसम आकृतियाँ हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो आकृतियाँ सर्वांगसम हो, ठीक है। इसके अलावा हम कैसे बताएंगे कि बराबर बराबर भाग हैं किसी भी आकृति के, तो उनके क्षेत्रफल निकाल के। अगर उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो आकृतियाँ आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई इस तरह की आकृति है, इसे हमने नाम दिया T, तो और इसकी जो छोटी आकृति है इसका ये हमारे पास R और ये हमारे पास Q, ठीक है। ये R और ये Q। तो हमें इसे पूरी आकृति का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे आप इस तरह से, किसका एरिया, T का बराबर होगा एरिया ऑफ R प्लस एरिया ऑफ Q, ठीक है। इसके अलावा अगर बराबर है, जैसे ये था, ये वाली और ये आपस में बराबर था, तो आप कैसे लिखते, मान लेते हैं ये T आकृति है और ये Q है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ T बराबर होगा एरिया ऑफ Q। इसके अलावा अगर एक आकृति है और उसके अंदर कोई दूसरी आकृति है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारे पास सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास R1 है और ये R2 है, ऐसे ही नाम दे दिया हमने। तो जो एरिया होगा R2 का वो छोटा होगा किससे, एरिया ऑफ R1 से। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि हम क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे हम उसको दिखाएंगे। बड़ा है तो कैसे लिखेंगे, छोटा है तो कैसे लिखेंगे, बराबर है तो कैसे लिखेंगे। सर्वांगसम राशियाँ है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होगा। तो ये है इसके बारे में बेसिक जानकारी। बच्चों अब हम बात करते हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, कैसी कैसी आकृतियाँ बन सकती है, या हम कैसे पहचान करेंगे कि ये जो आकृतियाँ है एक ही आधार पर बनी हुई है और समांतर रेखाओं के बीच में बनी हुई है। तो मैंने ये कुछ आकृतियाँ बनाई है, इसमें से हमें पहचानना है इन आकृतियों को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें आधार देखना है कि एक ही आधार होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास पहला आकृति बनी हुई है तो इसका आधार क्या है, हमारा ये BC, ठीक है। और ये जो BC हमारे पास ये आधार है, इसमें हमने क्या करा है, 2 त्रिभुज बनाए हैं, एक तो ABC और हमारा दूसरा BCD, ये त्रिभुज बना है।
अब इसमें आधार तो एक है, ठीक है, ये कंडीशन तो पूरी होती है, लेकिन दूसरा इसमें क्या है कि समान समांतर रेखाओं के बीच, समान समांतर रेखाएं कौन सी होगी, जैसे ये हमारे पास आधार है, इसके समांतर दूसरी रेखा उसके बीच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचेंगे तो ये वाली तो ठीक है, लेकिन ये आकृति इसमें छोटी पड़ गई है, तो ये ऐसी आकृति नहीं होगी, ठीक है। आधार तो है लेकिन समान समांतर रेखाओं के बिल्कुल बीच में नहीं है। दूसरा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, ये आकृति बनी हुई है ABCD और दूसरी आकृति हमारे पास ये है। तो इसमें भी जो हमारी ये आकृति है, इसके पास जो समांतर रेखा है वो नहीं है, आधार एक है लेकिन समांतर रेखाएं नहीं है। इसकी आगे वाली आकृति में भी यही चीज़ है, ABCD ये आकृति है और दूसरा हमारा इसका ये त्रिभुज बना हुआ है जो कि समांतर रेखाओं पर नहीं है, ठीक है। आधार एक है लेकिन समांतर रेखाओं पर वो नहीं है। इसके अलावा ये आकृति हम देखते हैं, इसमें हमारा आधार है DC, ठीक है, ये आकृति इधर बनी हुई है और ये ऐसे इस तरह से बनी हुई है चतुर्भुज, और जब हम इसके ऊपर की जो समांतर रेखाएं हैं इसको खींचेंगे तो ये आपस में मिलती भी है, ठीक है, यानी कि आधार भी एक है और ये जो दोनों आकृतियां हैं, ये जो दोनों आकृतियां हैं ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो यानी कि ये क्या आकृति हमारी बिल्कुल सही है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा आधार DC है, फिर ये दो आकृतियाँ बनी हुई है, दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो जब हम इस रेखा को मिलाएंगे तो ये रेखा AB जो है वो DC के समांतर होगी, यानी कि ये भी वही आकृति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आधार एक ही आधार पे होंगी दोनों आकृतियाँ। देखो ADC का इसका भी आधार DC है और BDC का इसका भी आधार DC है और DC के समांतर AB, ठीक है, और AB इन दोनों को टच कर रही है, यानी कि ये जो दोनों आकृतियां हैं ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आकृति है जिसमें DC एक आधार है, इसमें ये एक चतुर्भुज बना हुआ है और फिर उसके बीच में एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और AB जो है वो DC के समांतर है और ये दोनों आकृतियों को यहाँ पे टच भी कर रही है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है और ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना है, पहचानना है आकृतियों को कि जो आकृतियां हैं वो उनका आधार एक ही है, एक आधार होने के साथ साथ जो आधार के समांतर रेखा है, ठीक है, तो जो आकृति है वो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है या नहीं है, तो इन्हीं आकृति को हम कहते हैं कि एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, आकृतियों की पहचान करनी सीखनी है। बच्चों अभी हमने एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच आकृति बनानी सीखी। अब हम बात करते हैं कि एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा। तो ये मैंने एक आकृति दी हुई है, इसमें एक आधार है हमारा AB और AB आधार है और ये क्या है FC, इसकी एक समांतर रेखा है और आप देखेंगे कि AB में इस आकृति में ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा ABEF ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में चतुर्भुज हो गए हैं, ठीक है। अब इस पर बेस हमारी कुछ प्रमेय हैं, उसे हम सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों हमारे पास प्रमेय है जिसका कथन है कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक आधार है AB और हमने इस पर दो समांतर चतुर्भुज बनाए हैं ABCD और AEF ABEF। तो ये क्या है, ये और ये कैसी है, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच में ये दोनों समांतर चतुर्भुज जो है हमारे स्थित है और हमें सिद्ध क्या करना है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने आकृति बना ली है। अब हमें क्या दिया हुआ है, दिया है एक ही आधार, आप उसी में इसी लाइन को लिख सकते हैं वापस, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ हमें चतुर्भुज दिया हुआ है। कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज ABEF, ये दो चतुर्भुज हमें दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें जो आधार है AB वो दोनों में बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया किसका, चतुर्भुज ABCD का बराबर होगा एरिया चतुर्भुज ABEF का।
ठीक है। ए बी सी डी चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ए बी ई एफ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति देखते हैं। अब देखो बच्चों, उपपत्ति में ए बी जो है एफ सी की समांतर है, ए बी समांतर है एफ सी के, ठीक है। अब ये हमारे क्या है, ए बी, पहले हम देखते हैं ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी में जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है और आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो यानी कि ये इसके बराबर होगी, तो ए डी बराबर किसकी होगी, बी सी की होगी, ठीक है। ए डी बराबर बी सी की होगी और ए बी बराबर डी सी की होगी, ए बी बराबर डी सी। अब चतुर्भुज ए बी ई एफ में देखते हैं, कौन सा, ए बी ई एफ में। इसमें ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, तो ए एफ बराबर होगी बी ई के और ए बी बराबर होगी एफ ई के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का ये गुण है कि उसमें सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये जो हमारे पास दो छोटे त्रिभुज बने हैं, ये और ये त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज बी ई सी में। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हो गई है और ये कोण होगा इस कोण के बराबर। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम इन दोनों त्रिभुज में ए डी जो है बी सी के बराबर है, ए एफ जो है वो बी ई के बराबर है और कोण डी ए एफ बराबर है कोण सी बी ई के। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ई सी के, किससे, भुजा कोण भुजा से। और हमें पता है कि जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ए डी एफ बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी के। इन दोनों के त्रिभुज के एरिया कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आते हैं, तो किसका, ए बी सी डी का जो एरिया है, ए बी सी डी, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, वो होगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया किसका, ए बी ई डी का और प्लस एरिया बी सी ई का। ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये प्लस इसके बराबर होगा। इसी तरह से जब आप एरिया निकालेंगे किसका, ए बी ई एफ का, तो वो भी किसके बराबर होगा, एरिया ए बी ई डी का और प्लस एरिया किसका, ए डी एफ का, इसका प्लस इसका। अब ये तो आकृति दोनों में ही कॉमन हो गई है, दोनों ही जो हमारे समांतर चतुर्भुज है दोनों में ही कॉमन हो गई है, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो जब आप बराबर रखोगे तो ये बराबर ये होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी अभी हमने बराबर सिद्ध किए हैं, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध किए हमने और इनको हमने कैसे किया, बराबर सिद्ध किया है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से इसकी जगह ये लिख दीजिए या इसकी जगह ये लिख दीजिए, तो ये एरिया बराबर किसके होगा, इस एरिया के होगा। तो एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ के। यही हमें क्या है, इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। बस हमें बच्चों में थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, हमें क्या ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज के गुण ध्यान रखने हैं पहले तो, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। फिर हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। सर्वांगसम सिद्ध करने का मतलब क्या था कि दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब जब हमने इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा तो उसमें ये आकृति प्लस ये आकृति
और जब हमने इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा तो उसमें भी ये आकृति प्लस ये आकृति, ये आकृति दोनों में कैसी है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और ये और इसके बराबर है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे दोनों समांतर चतुर्भुज हैं इसमें, उनके जो क्षेत्रफल है वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बच्चों अब इस पर बेसिक हम उदाहरण लेते हैं। हमारे पास उदाहरण है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है और AL जो है वो लंबवत है DC पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD का एरिया बराबर होगा EFCD के एरिया के, और जो एरिया है ABCD का वो बराबर किसका होगा, DC गुना AL के बराबर होगा। तो हमें दो चीज़ें सिद्ध की है और इसमें से जो पहली चीज़ है वो अभी हमने प्रमेय में हल की है। ठीक है, अभी जो हमने प्रमेय सिद्ध की थी वो क्या प्रमेय हमने सिद्ध की थी कि अगर हमारी आधार एक ही है और समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच में दो समांतर चतुर्भुज बने तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा बराबर होता है। इसमें हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ADCB और दूसरा हमारे पास है DCEF, जबकि ये आयत है और आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो ये और ये आपस में कैसे होंगे, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो ये तो हमने अभी सिद्ध किया है। तो ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। आप वैसे ही अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो आप प्रमेय की तरह से इसे सॉल्व करेंगे। मैं अभी इसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने ये सिद्ध किया है कि जो एरिया है वो ABCD का बराबर होगा एरिया ऑफ EFCD के। ठीक है, ये हमने प्रमेय में अभी भी सिद्ध किया है। इसके अलावा हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। अब ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये जो हमारे पास आयत है, कौन सा आयत है हमारे पास, आयत EF, ये वाला आयत देखते हैं EFCD में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आधार गुना लंब DC गुना FC, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हमने क्या लिख दिया, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि DC गुना FC। लेकिन ये जो आयत है ये किसके बराबर है, ये तो ABCD समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से कि एरिया किसका, समांतर चतुर्भुज ABCD का, वो बराबर होगा DC गुना FC के। ठीक है, हमने इसे लिखा ये, और ये किसके बराबर है, इसके, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का एरिया DC गुना FC के बराबर होगा। अब समांतर चतुर्भुज ABCD कौन सा, ABCD, इसका जो एरिया है, अब हमें दिया हुआ है कि AL जो है वो लंबवत है DC पर, AL लंबवत है DC पर। तो इसका मतलब AFCL ये भी क्या है, एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है। तो इसका क्षेत्रफल कैसा क्या होगा, AFCL, इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, इसका क्षेत्रफल होगा FC गुना LC। लेकिन इसके अलावा ये दोनों कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आप FC की जगह AL लिख सकते हैं। ठीक है, तो FC की जगह यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि FC बराबर है AL के। तो समीकरण 2 में एरिया ABCD का बराबर होगा DC गुना AL, DC गुना AL। यही हमें बच्चों इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये इसके लंबवत है, इससे सिर्फ हमें ये दिखाना था कि ये क्या है, एक आयत होगा, और आयत है तो उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर होगी, तो हम FC की जगह AL लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने FC की जगह AL लिख दिया। अब इसी को आपको वो भाषा बदलकर प्रमेय के रूप में भी दे सकता है। प्रमेय के रूप में क्या दे सकता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें उसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना लंब के बराबर होता है। DC क्या है, आधार है ना, और AL क्या है, इसका लंब यानी कि ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई के। सिद्ध कीजिए, ये आपको प्रमेय के रूप में भी वो दे सकता है, तो उसके लिए भी आपको उसे ऐसे ही हल करना है। तो बच्चों ये थी कुछ
गुण समांतर चतुर्भुज के बारे में जो एक ही आधार पर बने हुए हैं और समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।